हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम बात करेंगे आईसीआर ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट 2020 काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। इसका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, ठीक, आप लोगों को काफ़ी सवाल थे काउंसलिंग को लेकर के। एनटीए ने आईसीआर का रिजल्ट जो जारी किया था वो 2 नवंबर जारी किया था। 6 नवंबर में आपकी रैंक लिस्ट आई थी, ठीक, कितने मार्क्स पर कितनी रैंक है। हालांकि रैंक लिस्ट को लेकर के आप सभी लोग बहुत दुखी हैं, मुझे भी इसका बहुत दुख है और हर यूट्यूबर को मुझे लग रहा है दुख होगा इस चीज़ का, क्योंकि जो अंदाज़ा हम लोगों को था प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे रैंक जैसे नंबर पिछले बार रहे थे 18 में 17 में या फिर 19 में, बात करें 19 को, चूँकि 19 से इसका पैटर्न चेंज हुआ था। 19 से 150 क्वेश्चन आए थे, उसके पहले 60 क्वेश्चन आते थे, यानी 180 क्वेश्चन आते थे। लेकिन 2019 से जब से एनटीए इसकी जिम्मेदारी लिया है तब से 150 क्वेश्चन पर 600 नंबर का पेपर होता है, ठीक। तो जैसा कि पिछले बार ऐसा हुआ था, ऐसा इस बार बिल्कुल भी नहीं है। जितने नंबर था पिछले बार रैंक थी, आज उसमें लगभग 2 गुना 1.5 गुना का अंतर आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर रैंक लिस्ट को लेकर के किस नंबर पर किस तरीके से रैंक दिया हुआ है, इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। और ये अब जिम्मेदारी जो एनटीए की थी, जो फॉर्मेलिटी बोला जाए, उसने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, बस बात खत्म। एनटीए केवल इतना ही काम था, फॉर्म भरने से लेकर के रिजल्ट तक। अब जो कुछ भी करना है वो सारी जिम्मेदारी आईसीआर की है। तो अब आप केवल आईसीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है icrexam.net पर ही जाकर के सारी डिटेल काउंसलिंग संबंधित आप ले सकते हैं। जितना भी अपडेट आएगा वो इसी पर आएगा, बाद बाकी ncicr.net.in पर उसका मतलब नहीं है। और अब इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। हालांकि जो पेपर 16 तारीख वाला बहुत टफ था, तो 16 तारीख वाले पेपर के टफ जो है उसमें नंबर अगर जो भी हैं तो उसके नंबर बेस पर आपकी रैंक कम होनी चाहिए थी। परसेंट बेस का मतलब यही होता है, जो परसेंटाइल बेस पर निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन, उसका मतलब सीधा सीधा यही होता है, अगर पेपर टफ है तो कम नंबर पर, मतलब नंबर कम पर उसकी रैंक जो है अच्छी सी हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक। ज़्यादा रैंक होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कई सारे आप लोगों को जो सवाल हैं काउंसलिंग लेकर के या फिर आपके आईसीआर एग्ज़ाम लेकर के, कुछ बच्चे बात ये करते हैं कि सर क्या आईसीआर में पेड सीट भी होती है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेट में ऐसा होता है। आईसीआर में कोई भी पेड सीट नहीं है, कोई भी कोटा रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी आईसीआर का प्रॉपरली कोई प्राइवेट नहीं है। जैसे बच्चे बात करते हैं सर हमारे कम नंबर आए हैं तो क्या मुझे आईसीआर से प्राइवेट मिल जाएगा। प्राइवेट जो एक्रेडिटेड कॉलेज हैं आईसीआर संबंध जो रखते हैं उसमें केवल डायरेक्ट एडमिशन होता है। आईसीआर के नंबर से, आईसीआर के मार्क्स, रैंक लिस्ट, उसको कोई मतलब नहीं है। एग्जाम दिया हो, एग्जाम ना दिया हो, तब भी आप उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। हालांकि यूनिवर्सिटी बहुत महंगी है, वो कई सारी हैं, जैसे एलपीयू है, स्वेट्स है, या फिर आपकी आईटीएम ग्वालियर है, एक आपका गुरुकाशी पंजाब में है। तो जो भी यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट वीडियो देखना चाहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया गया है, आप उसको देख करके वहाँ चाहते हैं तो एडमिशन, तो वहाँ पर जाकर आप बात कर सकते हैं, ठीक। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अब जो है आईसीआर की काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। आईसीआर काउंसलिंग प्रोसेस 3 चरणों में होती है, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड और थर्ड राउंड तक। इसमें जो सेम प्रोसेस होते हैं 3 यहाँ पर मेन चीज़ हैं। पहला रजिस्ट्रेशन है, जो सबको कराना जरूरी होता है। सबको कराना मतलब ये, जैसे किसी के नंबर अगर 100 आ रहे हैं तो उसको कोई मतलब नहीं है, 200 है कोई मतलब नहीं, 300 है तो कोई मतलब नहीं। इस बार जो बात कर रहा हूँ वो, चूँकि 300 नंबर पर अगर इसकी रैंक 15,000 है तो मुझे नहीं लगता उसका एडमिशन हो सकता है। मेरा मानना पर्सनल ये है, अगर आपकी रैंक जो है करीब 7,000 के अंदर है या 7,000 तक है तो हम मान सकते हैं उसका सिलेक्शन ओबीसी या फिर वो ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी हो तो काउंसलिंग करा सकता है, ठीक। बाद बाकी काउंसलिंग कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग काउंसलिंग कराइए ज़रूर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद आपको ये ना लगे कि मेरे नंबर 250 थे, शायद कहीं कुछ कोर्स मिल जाता। आप काउंसलिंग जरूर करा लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी जो है इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक। तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है सभी कराना होगा इस पोर्टल पर जाकर के। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे जो ना अभी भी रैंक लिस्ट नहीं निकाली है, तो इस पोर्टल पर जाकर के आप रैंक लिस्ट को है निकाल सकते हैं, ठीक। तो जब रजिस्टर करेंगे इस पोर्टल पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड जो भी वहाँ पर अपडेट मांगेगा वो आप अपडेट करके उसको सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप कर सकते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग के बाद आता है थर्ड केस अलॉटमेंट लेटर, ठीक। देखिए, काउंसलिंग में जिनके नंबर 350 के ऊपर हैं, 350 के ऊपर हैं, 380 हैं, 370 हैं और फिर 400 हैं, 450 हैं, जितने भी नंबर हैं, अगर आपके नंबर 350 के ऊपर हैं तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक। चूँकि कई बार ऐसा होता है कि अच्छे जो लोग होते हैं उनके अच्छे नंबर होते हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं पा पाते हैं, क्योंकि वो काउंसलिंग में कहीं ना कहीं कुछ गलती कर बैठते हैं।
लेकिन वहीं पर जो नॉर्मल बच्चा होता है जिसके नंबर 370 होंगे, 380 हो सकता है, 400 वाले कुछ ना मिले, हो सकता है 380 वाला वो यूनिवर्सिटी पा जाए। ऐसा जो लोग गलती करते हैं उनके केस में ऐसा होता है। तो काउंसलिंग में उतनी ही आपकी जिम्मेदारी होती है जितना कि आप एग्जाम की तैयारी करने के लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चॉइस फिलिंग के बारे में। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग यहाँ पर कितनी भी यूनिवर्सिटी में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कैसे यूनिवर्सिटी में करेंगे, हम इस पर जल्दी एक वीडियो लाने वाले हैं कि कौन यूनिवर्सिटी की एक ऑर्डर बता देंगे बोर्ड पर कि ये यूनिवर्सिटी का ऑर्डर है। ठीक है, तो अभी इतने जल्दी नहीं, चूँकि आपको 11 तक चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक, तो सोच समझ के काउंट करिएगा, ऐसा नहीं कि आज ही एकदम से जो है उसको कर दिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर देंगे, लेकिन चॉइस फिलिंग थोड़ा सा सोच समझ करेंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पर अब जैसे मान लो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो उसको एनडीआरएफ कोई मतलब नहीं, चूँकि एनडीआरएफ में केवल कौन लोग जाते हैं, जो मैथ्स से होते हैं और जो करते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी। आईएआरएस कोई मतलब नहीं है, चूँकि वहाँ पर केवल यूजी नहीं है, केवल पीजी पीएचडी है। आईबीआरए वहाँ पर वेटनरी है। तो कई ऐसे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपको उससे मतलब नहीं है, आपका वहाँ पर कोर्स ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो कुल मिलाकर हमारा कहना ये है, अब आप क्या भरेंगे, यहाँ पर चॉइस फिलिंग भरेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर जो है 10 यूनिवर्सिटी भर दी। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो 10 यूनिवर्सिटी भर दी यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या होगा, जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, ये कब आएगा मैं आपको बता दूँ। जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 11 नवंबर तक है। ठीक, और जो सीट अलॉटमेंट जो स्टार्ट होगा वो 17 नवंबर से सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा इसी पोर्टल पर। ठीक, इसी पोर्टल आप सर्च करते रहिएगा। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो ये आपके पोर्टल पर आपकी डिटेल देता रहेगा क्या आपके बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीट अलॉटमेंट का जो स्टार्ट है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो 17 नवंबर को है। ठीक, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में को लेकर के यहाँ अपडेट ये है कि जैसे अभी तक क्या होता रहा है, जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता था तो आप अलॉटमेंट लेटर क्या होता था, जैसे मान लीजिए आप 10 यूनिवर्सिटी हैं। ठीक, अब अलॉटमेंट लेटर में ये बताया जाएगा कि आपको 10वीं यूनिवर्सिटी मिली है। हो सकता है 10वीं यूनिवर्सिटी जीबी पंत हो और आपको ये पसंद नहीं है, आपको पसंद है बीएचयू। ठीक, मान लिया, ठीक, आपको पसंद है बीएचयू, तो इसमें से आपको बीएचयू नहीं मिला होगा, कहाँ मिला है, जीबी पंत। अब पहले क्या होता था कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी अगर आपको मिली है तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें जाते थे यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन कराने के लिए अलॉटमेंट लेटर लेकर के। तो वहाँ पर कागज़ ऑफलाइन जो है वो चेक होते थे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वो कहते हैं फीस जमा करो, फीस आपको तुरंत जमा करनी पड़ेगी। ठीक, इस पर प्रॉपर वीडियो बनाएगी किस यूनिवर्सिटी में कितनी फीस है। ठीक है, तो किस यहाँ पर आपको जो है फीस जमा करनी पड़ती थी, वो आपको सीट लॉक करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पर मिला है तो आपको पहले इस यूनिवर्सिटी में जाकर के वो अपने मतलब अभी नहीं ऐसा, अभी तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही कराने हैं। पहले क्या होता था ऑफलाइन, लेकिन इस बार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो केवल क्या होगा, ऑनलाइन। आपको इसी पोर्टल पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक, तो अब आपको मान लीजिएगा यहाँ पर पाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जीबी पंत से लेकर के यहाँ जाना होगा। इसमें इस सीट इसको आप पहले लॉक कर देंगे। ठीक, फीस सबमिट कर देंगे। यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस यूनिवर्सिटी से मतलब यूनिवर्सिटी का पोर्टल से आपका एक फॉर्म मिलेगा, इसको बोलते हैं क्या, अपग्रेडिंग फॉर्म। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पर अपग्रेड कर देंगे इसको। अपग्रेडिंग सिस्टम में हो सकता है आपको बीएचयू मिल जाए। अगर आप बीएचयू मिल गया तो ये जो यहाँ पर आपने फीस सबमिट की होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। जितने डॉक्यूमेंट होंगे आपके वो ट्रांसफर होगी, कहाँ जाएंगे, बीएचयू यूनिवर्सिटी में। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं वहाँ पर आप चाहते हैं मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ, आपके पैसे जमा हो चुके हैं, तो आपके जो पैसे जमा हो चुके उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है वापस होने में। ठीक है, कई बार 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं। जो सरकारी काम होता है तो टाइम इसमें लग जाता है, वो स्टेट का हो चाहे वो आईसीआर को, कोई मतलब नहीं वहाँ पर है। ठीक, तो ये आपका एक हो जाएगा कि जो चॉइस फिलिंग में जो भरेंगे अलॉटमेंट में आपको यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाएगी। जो यूनिवर्सिटी मिलेगी उस यूनिवर्सिटी में आपको जो है वहाँ जाना नहीं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सीट लॉक करनी पड़ेगी। सीट लॉक करने के बाद आप क्या करेंगे, अपग्रेड करके कोई यूनिवर्सिटी के लिए भर सकते हैं कि वास्तव में हमें ये यूनिवर्सिटी चाहिए। ठीक, ये प्रोसेस रहा चॉइस फिलिंग के बारे में। अब यहाँ पर क्या प्रोसेस है देख सकते हैं आप, प्रोसेस क्या हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, जैसे आपको जो यूनिवर्सिटी मिलेगी तो हो सकता है कि आपकी जो फीस सब यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब आप इस सीट को लॉक कर देंगे तो आपकी वो सीट रिजर्व हो जाएगी। अब वो सीट कोई भी ले नहीं सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी लास्ट डेट है वो 11 नवंबर तक है। ठीक, स्टार्ट ऑफ सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 17 नवंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, 17 नवंबर में आपकी जो है सीट अलॉट हो जाएगी, कहाँ पर आपको सीट मिली है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद जो आपका एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 नवंबर है।
ठीक, 20 नवंबर तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ एंड ऑफ रीसबमिशन, मतलब जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कुछ रह गया है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि आपकी चॉइस फिलिंग में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लो कोई यूनिवर्सिटी भरी थी आपने, ठीक, और वो हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसका एक ऑर्डर भर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपकी एक ही बार होगी, बार बार चॉइस फिलिंग नहीं होगी, लेकिन चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ एंड ऑफ रीसबमिशन, ठीक, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका अधूरा है तो हम लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 नवंबर डेट है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जो 5 नंबर है, सेकेंड राउंड अलॉटमेंट। देखिए आपका फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट लेटर मिल गया है, ठीक, आपने सीट लॉक कर दी, फीस जमा कर दी, हो गया। अब सेकेंड अलॉटमेंट में जिनको क्या होगा कि जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली है, मान लीजिए उसकी रैंक बहुत ज़्यादा थी, आपको नहीं मिली है, तो आपको सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है उसको सेकेंड राउंड अलॉटमेंट में सीट मिल जाए। सेम भाई प्रोसेस, अगर पसंद है फीस करके लॉक कर दीजिए, पसंद नहीं है अपग्रेड फॉर्म भरिए, उसका वेट करिए, ठीक। फिर ऐसे सेम टू सेम कहाँ पर है, थर्ड प्रोसेस में। जिनको हो सकता है कि रैंक बहुत ज़्यादा है तो सेकंड में भी अगर उनको नहीं मिल पाता है तो वो वेट करेंगे थर्ड राउंड अलॉटमेंट सीट का। तो थर्ड राउंड जो अलॉटमेंट सीट और रिजल्ट आएगा 12 दिसंबर में, और जो सेकंड का आएगा वो आएगा 30 नवंबर में। कुल मिलाकर के 12 दिसंबर तक आपकी सारी ICAR काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, ठीक। तो ये एक रहा काउंसलिंग की प्रोसेस को लेकर कोई ओवरव्यू, ठीक है। कोई अगर फिर भी यहाँ पर इसको लेकर कोई अगर डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या है, कितनी यूनिवर्सिटी का, किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेस हैं, ठीक है, और इस पर साथ साथ बात करेंगे उनकी फ़ीस को लेकर के, वहाँ पर फीस कितनी यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।